चीन के चीन के तियानजिन में एससीओ की 2 दिन की समिट में भारत की गूंज हर मोर्चे पर सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती की झलक ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। वहां मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बिल्कुल अलग थलग अंदाज में दिखाई दिए। एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले को शामिल किया जाना भी पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। एससीओ में शामिल देशों में पहलगांव हमले के दोषियों को सजा जरूरी बताया गया है। एक मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन के साथ से ट्रंप की हैकड़ी अकड़ भी जरूर टूटी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के लिए भी शांतिपूर्ण समाधान निकाले जाने की बात कही है, यानी कि आतंकवाद हो, रूस यूक्रेन जंग हो या फिर अमेरिका का मनमाना टैरिफ हो। एससीओ के समिट में पीएम मोदी की कूटनीति ने यह बताने के लिए काफी है कि यह बंदा वाकई अलग है। इन के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा से विपक्ष को भी करारा जवाब मिला है। विपक्ष पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम हमले को लेकर लगातार सवाल उठाता रहा। एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। पहलगाम हमले को आतंकवाद का सबसे बुरा रूप बताते हुए बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका
अब आज देश का सवाल क्या है? एससीओ के मंच पर रूस, भारत, चीन के साथ आने से अमेरिका की दादागिरी क्या खत्म होगी? एससीओ घोषणा पत्र में आतंकवाद को शामिल करने से पाकिस्तान की आतंकवादी छवि की फिर पोल खुलेगी। देश का सवाल यह भी है कि वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ मोदी की नीति कितनी कारगर होगी, और देश का सवाल यह भी है कि क्या मोदी की नीति से आतंकवाद पस्त होगा। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ेंगे। सुजाता पॉल, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब के पास चलूंगा, क्योंकि आतंकवाद को लेकर एक बड़ा संदेश कहीं और से नहीं बल्कि चीन की धरती से आ रहा है। वो चीन जो कल तक पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, वो चीन जो कल तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, और अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ, उस तनाव में चीन ने पाकिस्तान को पूरी मदद भी दी। संजय साहब, ये जो संकेत निकल कर आ रहा है, और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ को संधि विच्छेद के तौर पर, या इसका मतलब भी बताया है, एस मतलब सिक्योरिटी, ई मतलब कनेक्टिविटी, और सी मतलब कनेक्टिविटी, और ओ मतलब अपॉर्चुनिटी। क्या मानते हैं इस व्याख्या के तौर पर? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, डिप्लोमेसी में या कोई भी राष्ट्र के, दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, दे आर नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट ही होते हैं जी। उसके मद्देनज़र जिस प्रकार से पाकिस्तान की, मैं कहूँगा कि बाजू से चीन ऑपरेशन सिंदूर में भी लड़ा, लेकिन अब शायद काफ़ी सालों से, मैं कहूँगा काज़ान के बाद से, लगातार कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके चीन से अपने संबंध सुधारने की दोनों तरफ से एक तरीके से कोशिश रही है। और इस कोशिश को देखते हुए, लेकिन अपने प्रधानमंत्री ने जिस 11 मिनट के उनका जो स्पीच रहा, उसमें 9 बार उन्होंने आतंक और खासकर ऑपरेशन पहलगाम, और इस बार वो मौका नहीं मिला। पिछली बार राजनाथ सिंह जी ने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि हम लोग जो बार बार कहते थे भारत एक आतंक पीड़ित देश है, और ये मानने को वो तैयार नहीं थे, तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। लेकिन अब जिस प्रकार से खासकर आतंक और पहलगाम में, और चीन का भी ये मानना है कि दोनों देश आतंक के पीड़ित हैं, और आतंक ये पूरे ह्यूमैनिटी, पूरे विश्व को एक खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है इसको देखते हुए कम से कम एससीओ में सबका एक तरफे, मैं कहूँगा किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, अ पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स, और उसको देखते हुए आपने देखा किस गर्मजोशी से पुतिन के साथ, किस गर्मजोशी से शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात देखने को मिलती है, किस प्रकार से शहबाज शरीफ जो हैं वो बेचारे अकेले खड़े रह गए, ये देखते रह गए कि मर्सिडीज़ में तो सवारी करके ये निकल गए, और मेरा बम्पर ट्रक तो मेरा यहाँ का यहीं खड़ा रह गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी एक मैसेजिंग है, सिम्बॉलिज्म मैसेजिंग है। ये देखिएगा इस तरह की जो आतंकवाद, और आज जब पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है, और उन्होंने भी कहा, चीन कहता है कि ये हमारा बहुत जिगरी दोस्त है पाकिस्तान, लेकिन जब भारत की बात करता है तो चीन और भारत के संबंध वो सिविलाइजेशनल कहते हैं। तो उस सिविलाइजेशनल जो मैसेजिंग है, जो सिविलाइजेशनल की जो एक बातचीत हो रही है, वो साफ दर्शाता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूस के साथ जो हमारे पारंपरिक संबंध हैं वो भी नजर आते हैं। तो इसके कारण ट्रंप, और मुझे लगता है पूरा अमेरिका में एक तरीके से मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि अमेरिका को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि चीन, रूस और हिंदुस्तान अगर मिल गए तो उनकी जो एक यूनिलेटरलिज्म की थ्योरी है वो उनको शायद भाती है, लेकिन मल्टीलेटरलिज्म को लेकर के कहीं ना कहीं उनको खतरा लग रहा है कि कहीं ये 3 देश अगर मिल गए तो मुश्किल होगा। और लाजमी भी है कि अमेरिका जिस प्रकार से, मेरे को आश्चर्य होता है कि इतने अच्छे संबंध हमारे अमेरिका के साथ, और मुझे उम्मीद है कि संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप साहब ने और उनके जो प्रवक्ता हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बात की और मोदी वॉर कहा, ब्राह्मण कहा कि इस तरह के लोग हैं, तो ये जो वार्तालाप इस तरह के नीचे गिरने की जो उनके जो मैं कहूँगा जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो ठीक नहीं है। और उसके मद्देनज़र मैं बार बार कहूँगा
कहूंगा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और जब हम चीन के साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो हमारे जीडीपी ग्रोथ 1.5% बढ़ता है। अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं, उस टैरिफ से हमारा जीडीपी 0.5% घटता है, तो 1.5% बढ़ावट की ओर जाएंगे या हम 0.5% को लेकर पकड़ेंगे। तो ये देखते हुए उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी है चीन जी, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सुजाता पॉल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुजाता दी सी, आप एससीओ की मीटिंग को कैसे देखते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो संकेत दे दिया है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी विदेश नीति के साथ जो खिलवाड़ किया है वो साफ आज दिख रहा है। और वो ऐसे दिख रहा है क्योंकि आपको याद है कि 19 जून 2020 को गलवान घाटी में जब हमारे 20 सैनिकों पर किस तरह का प्रहार करने के बाद उनकी शहादत हो गई थी, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। और उसके बाद जून 19 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लीन चिट दे दी थी। चाल चरित्र चेहरा यही है भाजपा का। उन्होंने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। और चीन की जो हिम्मत बड़ी है, उसके बाद उन्होंने कहा हम तो गए ही नहीं भाई, उनका प्रधानमंत्री कह रहा है तो हम कैसे गए वहां पे। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के पास आ जाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की हमने जुगलबंदी देखी, उनको जो एक साथ हमने नौटंकी करते हुए देखा और जिस तरह से हमारे ऊपर प्रहार हो रहा था, इस पर भी तो सवाल होना चाहिए था ना। इस पर भी तो पूछा जाना चाहिए कि आज आप जिनको कहते थे जब आप मुख्यमंत्री थे कि लाल आंखें दिखाई जाएंगी, आज आप जाके उनके गले तब मिल रहे हैं जब इन्होंने हमें बार बार धोखा दिया है। लेकिन हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सब कॉन्टिनेंट में सबसे मजबूत देश हो, जो हम हमेशा थे। और हमारे कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आई है क्योंकि पाकिस्तान और चीन को हम पास पास ले आए और उसी में अमेरिका का भी पदार्पण हुआ। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जिसको हम कहते थे कि उनका दोहरा चरित्र है, आज हम कह रहे हैं कि वो भी आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं जैसे हमने झेला है। सच में एक तरफ उन्होंने हम पर हमला किया, एक तरफ उन्होंने हमें बार बार धोखा दिया। और ये जो राइट विंग ट्रोलर्स हैं, जरा इनसे पूछे, और टीवी चैनलों पर भी हमने तो आक्रमण करके जैसे पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए थे, उसी तरह से आपको याद होगा कि हमने जो इनके एप्स है उनको बैन कर दिया था। और कैसे भाजपाई और जो संगीत है वो कहते थे कि अब बॉयकॉट होना चाहिए चीन के सामान का। इसका मतलब है कि आज तक बदला नहीं लिया गया हमारे उन वीरों का, लेकिन आज गलबैया कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ। गोपाल कृष्ण जी, जवाब। हाँ जी, देखिए, कांग्रेस का जवाब देने का कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि कांग्रेस का तो दिशा भ्रमित लीडरशिप है और इनके प्रवक्ताओं को क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन क्लियर है नहीं कि हम देश के संप्रभुता और देश के आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई के प्रति किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के अंतर्गत मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से एक स्पष्ट नीति है, पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति किस तरह से सक्सेसफुल हो रही है, उसके जो आतंकवादी ठिकानों को किस तरह से मल्टीपल टाइम्स पे स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसके आर्मी के लेवल पे जो उनके जो अड्डे हैं उन तक को ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत मात्र कुछ मिनटों में नष्ट ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, आतंकवाद एक सीरियस मुद्दा है। देश उस आतंकवाद के खिलाफ वर्षों से, दशकों से लड़ रहा है, लेकिन आतंकवाद के बाद यूपीए चुप बैठ के, हाथ पे हाथ धरे बैठ के कड़ी निंदा करने की बस बातें करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आर्मी को खुली छूट है। आर्मी 2026-11 के बाद भी एक्शन ले सकती थी। आर्मी हमारी स्ट्रांग हरदम थी, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं थी स्ट्रांग। उन्हें कहीं ना कहीं कमजोरी उनके अंतर्गत थी, जिसके कारण हम स्ट्रांग एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं ले पाए। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने बहुत स्ट्रांग एक्शन लिया है, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक में लिया है। और जो देश इस पूरी संघर्ष में हमारे साथ थे, उनके साथ हमने उनका स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है।
और जो देश किसी न किसी कारणवश पूरी तरह से खुल के हमारे समर्थन में नहीं थे, उनके साथ बातचीत करके उनको भी समझाया है कि आतंकवाद की लड़ाई केवल भारत की नहीं समझो, इससे पूरा वैश्विक स्तर पे उसका असर हो रहा है। और कुछ देश जिसमें खासकर पाकिस्तान है, जो सुजाता जी, जवाब आतंकवाद मिल को गया आपको? अपना एक तरीके नहीं, से बिल्कुल नहीं। लड़ाई का सच्चाई हथियार ये मानते है हैं, कि उसको मसूद अजहर आइसोलेट को जब करना कहा गया जरूरी कि है। टेरर की सूची देखिए में डाला जाए देखिए, तो आपके हमें बीच में मैं वीटो नहीं करने बोला था। वाला चाइना था। और इस वक्त भी जिस मैंने तरह से ये आपके बात बीच कर में रहे नहीं हैं, बोला नहीं था नहीं, उन्होंने मुझसे मैम। पूछा है, उन्होंने मुझसे पूछा मैम, है, आपके बीच उन्होंने में मुझसे नहीं पूछा बोला है। था मैं। अरे भाई, आप बीच उन्होंने में मत मुझसे बोलिए, पूछा आप है, शायद अपने आपने आप सुना अपनी नहीं। जब बात सवाल आएगी तब यही आप तो बोलिए है ना। कि हमारी सेना आप अच्छा जब बोलिएगा गोपाल ना जी, कर जितना रही आपको थी। गोपाल जी, बोलना है, जब आप सुजाता जी से ही पूछ लेते हैं। सुजाता आपका जी, समय जितनी आएगा भी तब बातें बोलिए गोपाल ना। जी ने इससे बताई, क्या बात ये होगी, क्या बताया, फायदा होगा? गोपाल जी ने ये आप बताया कहीं कि ये बैठक क्यों जरूरी है, ये बैठक किन परिस्थिति में हो रही है, भारत इस वक्त किस स्थिति में है, तो भारत क्या हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे या भारत एक कदम आगे बढ़ाकर उसका कोई विकल्प ढूंढने की कोशिश करे? गोपाल जी वही बता रहे हैं सुजाता जी। जो आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका जी। जवाब दे देती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको याद है कि जब अब की बार ट्रंप सरकार किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो वो किसी दूसरे देश के पॉलिटिकल मामलों में हस्तक्षेप था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अमेरिका के नागरिक नहीं थे, वो उन्हें नहीं करना चाहिए, उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। देश जो है वो बहुत मजबूत है और हमेशा रहेगा। लेकिन उसमें अभी जो ये बात कह रहे हैं उसमें तो साफ है कि ये जो हमारे डिफेंस की तरफ से बैठे हुए हैं आज, उनका भी अपमान कर रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि पहले ये कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं होता था। भाई, देश ने 1971 का वॉर देखा है और देखा है कि हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, और कैसे हमने अपने देश की संप्रभुता को बचाया है। अरे, निक्सन ने हमारा कितना मजाक उड़ाया था जब हमारे देश को आजादी मिले हुए कुछ ही वर्ष हुए थे, लेकिन हम पीछे नहीं हटे थे और तब भी हमने ये बता दिया था कि हमारी सेना कितनी मजबूत है और सेना पर ही हम निर्भर होते हैं। इसलिए सेना का अपमान ये करते हैं जब ये कहते हैं कि तब सेना के हाथ बंधे होते थे। ये भारत की सेना है, इसके हाथ ना कभी कोई बांध सकता है ना किसी ने बांधे हैं। और एक भी देश हमारे साथ क्यों नहीं आया ये नहीं बताया। रावलपिंडी के साथ क्यों खड़ा है चीन, ये नहीं बता पा रहे हैं। ये क्यों नहीं बता पाते कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और अभी भी चल रहा है तो चीन जो है वो पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों दे रहा था, वो तकनीक क्यों उपलब्ध करा रहा था। इन बातों का जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि ये नहीं बता सकते कि मसूद अजहर को जब हम टेरर लिस्ट में डालना चाहते थे तो चीन ने हमारा वीटो क्यों किया। इन बातों का जवाब इन्हें देना पड़ेगा। और आज जो गलबैया कर रहे हैं, तो बता दे कि गलवान में जो शहीद सैनिक थे, क्या उनका बदला हमने ले लिया? क्या पहलगाम के वो सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं? और जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं का तो साथ दिया है चीन ने। और कोई भी देश बता दीजिए जिसने खुल के कहा हो कि जो भारत ने किया वो सही था और पाकिस्तान इस बात का जिक्र किया गया, इस बात का जिक्र किया गया एससीओ की बैठक में, जहां पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष थे। वहां पर यह कहा गया कि ये पहलगाम पर जो हमला किया गया वो गलत है। आप भी मानती हैं कि पाकिस्तान का इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इस हमले के पीछे पाकिस्तान के अंदर बैठे जो आतंकी संगठन है उनका हाथ है, और ये कहा गया कि बर्दाश्त नहीं किया गया। पिछली बार की बैठक में तो किसी ने इसका जिक्र भी नहीं किया, और जो मसौदा था उस पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन इस बार सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। खुद चीन ने इस बात को माना है। ये बात अलग है कि उसकी नीतियां क्या है। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय साहब, जिस बात का जिक्र सुजाता जी कर रही हैं, उनकी एक आशंका है। आशंका इस बात को लेकर है कि 1959 में चीन के साथ संबंधों की कटुता आई थी। उसके बाद फिर दलाई लामा भारत आ गए, भारत की शरण ले ली, और 1962 में जिस तरीके से उसने कब्जा किया, फिर उसके बाद 1968, 1987 के बाद 2017 के बाद 2020 जो कि गलवान में दिखाई दिया, लगातार ये देखा कि चीन पीठ में छुरा घोंपता है। तो मेरा ये सवाल है कि बातचीत हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो रही है, इसके पीछे एक टैरिफ कारण है, अर्थव्यवस्था एक कारण है, लेकिन सुजाता जी की चिंता भी सही है कि सावधानी जरूरी है, क्योंकि ड्रैगन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मनोज जी, देखिए किसी पे भी भरोसा करना
बहुत मुश्किल होता है। हम बोलते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई, इसमें भी कोई शक नहीं है। चीन ने लगातार 1950 से लेकर के हमेशा पीठ पीछे छुरा घोंपा है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि मैं खुद चीन के साथ इतने अच्छे संबंधों के वक्त, मैं तो 10 साल पहले रिटायर हुआ, उससे पहले लगातार इतने अच्छे संबंध कि वो हमारे यहाँ आके खाना खा करके जाते थे, उनके ऑफिस हमारे यहाँ फील्ड एरिया में आके खाते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जिस प्रकार से पलटवार चीन ने किया, उसको देख करके आज हम भी स्तंभ है कि क्यों चीन ने गलवान किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम अमेरिका का भी देखते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे इतने बढ़िया संबंध, इतने अच्छे संबंध एकदम पलट गए, और किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि टैरिफ को लेकर के बातचीत हो रही है। लेकिन ये कहना कि चीन और पाकिस्तान और टर्की ने मिलकर के भारत के ऊपर जरूर हमला किया, लेकिन ये हम क्यों नहीं कहना चाहते हैं कि उन्होंने 1000 मिसाइल्स और ड्रोन डाले पर एक का भी हमारे यहाँ नुकसान नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हम भारतीय सब मिलकर के कहते हैं कि भारत ने उनके जो भी आक्रमण है उसको पूरा ध्वस्त किया, वो हम कहने को तैयार नहीं है। हम लोग क्यों नहीं कहते हैं कि हमने उनके 8 टेररिस्ट ठिकानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हम ये क्यों नहीं कहते सारे मिलकर के कि मसूद अजहर रो रहा था कि जब उसके घर के सारे सदस्य मर गए, कि हम क्यों नहीं मरे। हम लोग क्यों नहीं कह रहे कि 11 एयर बेसेस जब उनके डिस्ट्रॉय हुए, उनके रेडार्स डिस्ट्रॉय हुए, फिर अमेरिका जाकर के उनको अपने गोदी में लेकर के बैठ गया, और फिर जिस प्रकार से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया, जिस प्रकार से उन्होंने खाने पे बोला, वो अमेरिका की अपनी नीति है। हम अमेरिका को डिक्टेट थोड़ी कर सकते हैं क्या करना है, लेकिन हमने अपने कार्रवाई पे गर्व महसूस करना चाहिए। हम सब ने, हमारे द्वेष, हम एक दूसरे के मतभेद हो सकते हैं, द्वेष नहीं हो सकता। भारत हम सबका है, हम सबका रहेगा, और हमने यकीन करना है कि भारत को लेकर के किसी ने यह नहीं कहना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो, कैसा जो भी प्रधानमंत्री उस वक्त है उसकी जिम्मेवारी है, और वो कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरे कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहना, और हम लोगों ने, मेरे को लगता है कई बार हम शायद भूल जाते हैं, अपने मतभेद हो सकते हैं, होने भी चाहिए, लोकतंत्र है, पर द्वेष नहीं होना चाहिए। और कैसा द्वेष? पाकिस्तान की कोई तारीफ कर सकता है हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने किया? चीन ने जिस प्रकार से छुरा घोपा, कोई कह सकता है चीन ने छुरा नहीं घोपा? जरूर घोपा, लेकिन चीन हमारा पड़ोसी है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब चीन के साथ अगर अच्छे संबंध होंगे, बॉटम लाइन क्लियर है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी के ऊपर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होगी। अगर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी होगी और स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 का होगा, तो क्यों नहीं 1.5% ऑफ द जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। और अभी अमेरिका के साथ टैरिफ अमेरिका को भी लग रहा है। अमेरिका क्यों कर रहा है ये सब जो कार्रवाई कर रहा है? इसलिए क्योंकि उसको लगता है रूस को चीन से अलग किया जाए, भारत को चीन से अलग किया जाए। जरूर अगर कोई भरोसा दिलाए ना, तो क्या अमेरिका का जो व्यवहार है क्या भरोसे लायक है? क्या उस तरीके से अमेरिका ने हमारे साथ करना चाहिए? किस प्रकार से उनके वो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो तो ट्रंप के अपने सलाहकार है ना, कैसे बात के कर रहे हैं, मोदी वॉर, ब्राह्मण, ये कोई उनके कहने के तरीके हैं? मुझे लगता है हर भारतीयों को खड़ा होना चाहिए। जहां भारत आता है वहां पे देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। और ये बात अगर हमें लगे मतभेद, यस, द्वेष बिल्कुल नहीं, भारत के लिए बिल्कुल भी नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। अगर भारत के अंदर रह करके कोई पाकिस्तान की तारीफ करने की कोशिश करता है, जब पाकिस्तान बिल्कुल इस तारीफ के काबिल नहीं है, पड़ोसी है पर काबिल नहीं है, किस तरीके से हरकत करता है 1947 से लेकर के आज तक, क्या हम पाकिस्तान की तारीफ करें? चीन ने क्या किया हमारे साथ? पर हम लोगों ने अच्छा कोशिश की ना। बिल्कुल ठीक कहा। गोपाल कृष्ण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं के पास हम चलेंगे। गोपाल कृष्ण साहब, बात अब टैरिफ तक नहीं है, बात उसके आगे निकल गई है। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, वो अपने देश के मालिक हैं, अपने देश के राष्ट्रपति हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो भारत की सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उन्हीं के प्रशासन में बैठे उनके सलाहकार जो नवारो हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि साहब भारत में जो तेल का खेल चल रहा है उसका मुनाफा ब्राह्मणों को दिया जा रहा है और जनता पैसे भर रही है। तो इस तरह पर भारत को आपत्ति भी दर्ज करनी चाहिए कि आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत खुन्नस इस तरीके से नहीं लगा सकते कि आप एक भारत एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तमाम देशों के साथ मिल रहा है और आपने जो जिस तरीके से ट्रंप का टैरिफ लगाया है वो उसके विकल्प निकालने की तलाश कर रहा है और आप भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम कर रहे हैं, आपके प्रशासन पर बैठे लोग बदनाम कर रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। गोपाल जी, देखिए, दो तरीके से ग्लोबल डिप्लोमेसी हो सकती है जी। आप शोर मचाते रहें और उसका इम्पैक्ट कितना होगा, जैसे अभी जो संजय साहब ने कहा
कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स कई चीजें हैं, ग्लोबल लेवल पे जो चीजें हैं उनको हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। आप पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ भी कैसे रिश्ते होने हैं, क्या होना है, इसके ऊपर भी ग्लोबल लेवल पे आप कई तरह के पॉलिटिकल सिचुएशंस और डिप्लोमेसी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। लेकिन डोमेस्टिकली आप अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको सॉवरेनिटी के, नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार आप उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका क्या चाहता है? हम रशिया से ऑयल ना खरीदें, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के प्रोडक्ट के लिए खोल दें, हम अपने डेयरी प्रोडक्ट को अमेरिका के डेयरी प्रोड्यूसर्स के लिए खोल दें। तो ये चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे बहुत सारे एमएसएमई इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए वो अपना मार्केट इंडिया का खुलवाना चाहता है, उसके लिए वो अलग तरीके से प्रेशर डाल रहा है। हमने ना रशिया से ऑयल खरीदना बंद किया है। हमने अपने एफटीए के अमेरिका के दबाव में कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया जिससे हमारे कृषि क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र या डेयरी प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने रिलेशंस चीन और रशिया से भी बेटर करने की बात की। और लेकिन देखिए, ये एससीओ समिट है, ये जो कई बार कांग्रेस बिल्कुल कंफ्यूज राजनीति करती है, ये कोई चीन भारत का केवल रिश्ता बन रहा है ऐसी बात नहीं है। ये चीन और भारत और रशिया का रिश्ते की बात नहीं है। ये एससीओ मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स की आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जिसमें पाकिस्तान भी है और भी कई देश हैं, जापान भी, सब जो कई देश हैं, तो वहाँ पे अगर ये बात स्पष्ट रूप से भारत के कहने पे उन्होंने एक्सेप्ट की है कि टेररिज्म ऐसा घिनौना कृत्य है जिसके लिए पूरे विश्व को और एससीओ को जॉइंट स्टेटमेंट के अंतर्गत उसकी भर्त्सना करनी पड़ेगी। दूसरा, उस स्टेटमेंट में यहां तक लिखा हुआ है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एक्टिविटीज होती हैं, जो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने की एक्टिविटी होती है, उसकी भी भर्त्सना करते हैं, उसको भी रोकना है यूएन चार्टर के अनुसार। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे भारत की बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। और इससे कोई आतंकवाद खत्म हो जाएगा, मैं इसको कभी नहीं कह रहा। आतंकवाद खत्म होगा हमारा स्ट्रांग एक्शन से, हमारी स्ट्रांग मिलिट्री से। हमने डिफेंस को मजबूत किया है, हमने आत्मनिर्भर के कॉन्सेप्ट के कारण और स्वदेशी के कॉन्सेप्ट के कारण डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करके हमारी इंडस्ट्री के लिए और किसानों भाइयों के प्रोटेक्शन का काम किया है। तो देश की संप्रभुता और नेशनल इंटरेस्ट तो उन चीजों से होगा। अगर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। संतुष्ट हैं? और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारी सरकार ने कहा, खत्म नहीं हुआ है। अगर तुमने कुछ और ऐसा घिनौना करते तो दोबारा से चालू हो जाएगा। सुजाता जी संतुष्ट हैं आप गोपाल कृष्ण जी की बातों से? देखिए, पहली बात तो ये मैं कर दूं कि देश के एक व्यक्ति ने सवाल नहीं उठाया है ऑपरेशन सिंदूर पर, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर बात करता है तो वो बेहद ही भर्त्सनीय है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सरकार के साथ, भारत के साथ खड़ा था। भारत माँ की सुरक्षा के लिए जिन सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, हम उनकी चिंता में उनके साथ खड़े थे, क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए खड़े थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अभी बहुत कुछ कहा गया, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में जब हम अपने आप को आत्मनिर्भर करने की कोशिश करने की बात करते हैं, तो चीन तो 35% मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की जो कंट्रीब्यूशन है वो करता है। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? हमारा 6। अरे तो ये आज हो गया क्या? क्रॉस तो भैया आप 11 साल से क्या कर रहे हैं? मक्खियां मार रहे हैं, मच्छर मार रहे हैं। आप 60 साल से क्या कर रहे थे? टेररिज्म की बात अभी करी, यूएन चार्टर में क्या कहा गया? भैया प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था 2016 में कि नोटबंदी हो गई तो बंद होगा। नहीं तो सुजाता जी वो कह रही है, आपने क्या कि 11 साल से क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप 60 साल से क्या कर रहे थे। नहीं, वही तो बता रही हूँ। उसके बाद आपके सामने तो 1962 में अक्साई चीन गया और प्रधानमंत्री जो है की जो आपकी पॉलिसी थी कंप्लीट फेलियर थी। प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये कहा पीओके का किस तरह से आप लोगों ने उसको उसके कारण, आपके कारण, पॉलिसीज के कारण पीओके पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। गलबैया लग करके, गले लगकर ट्रंप के ये कहना कि अब की बार ट्रंप सरकार कर दिया ना, चपत मार रहा है वो। इतनी बार वो बकवास कर चुका है, लेकिन आप लोग उस बात को
अरे उसकी खंडन नहीं कोई कर बात पाए और नहीं मान रहे प्रधानमंत्री जी क्यों आप। नहीं कहते? कहाँ की उसका बातें उसकी कहाँ कर लड़ाई रहे हो? सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ट्रम्प- है। प्रधानमंत्री जब जी को ट्रम्प जवाब देना चाहिए, वो बोलने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान को मदद कर रहा था चाइना? तुर्की का तो मैंने नाम भी नहीं लिया, लेकिन संजय जी ने ले लिया, बहुत अच्छा किया। और तुर्की के एर्दोगान के साथ कैसे हाथ मिला रहे थे प्रधानमंत्री जी हमारे? भैया वो नहीं हाथ मिला रहा, आप क्यों जा रहे हैं उससे हाथ मिलाने के लिए? तो ये तस्वीरें भी देश देख रहा है, और देख रहा है कि जिसने पाकिस्तान की मदद करी उसमें ये नहीं कहा घोषणा पत्र में कि पाकिस्तान की सरजमी से ये आतंकवाद हुआ है। क्या उनको नहीं कहना चाहिए था घोषणा पत्र में? क्या हम दबाव डाल और के क्या ये क्या नहीं है? लिखवा सकते थे? क्या ये नहीं लिखवा सकते थे कि पाकिस्तान की सरजमी से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ और ये बंद होना पाकिस्तान चाहिए, के क्योंकि ऊपर इसका ऑपरेशन खामियाजा सिंदूर हमने के अंदर देखा किस है। तरह से क्या हमला किया गलवान गया के लिए है? अब तक कुछ कहा उसके गया है? आप बताइए। उसके जिन जगहों 11 पर से कब्जा किया 11 से चीन ने, ज्यादा हमारे चारागृह, हमारे आतंकवादी अरुणाचल की कई ठिकाने जगहों नष्ट पर कर नाम दिए बदल गए दिए जा हैं। रहे हैं। झंडे उसके में एयरफोर्स नाम में बेसिस अरुणाचल 9 प्रदेश से अपना ज्यादा बता रहे एयरफोर्स हैं, के उसके बेसिस ऊपर खत्म जवाब किए नहीं है गए। क्या आपके पास? उसके इतना तो 1000 से जवाब दीजिए ऊपर ना। के ड्रोन आप जवाब अटैक्स को दीजिए कि नेशनल बिल्कुल इंटरेस्ट में क्या नेस्तानुबूत करके सही मैसेज, न्यूट्रलाइज कर सही दिया गया है। संदेश नहीं जाना चाहिए। हम एशिया का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का। हम यहाँ के सबसे मजबूत देश होने चाहिए, क्योंकि हम सबसे मजबूत हमेशा से रहे हैं। और हमारे जो पड़ोसी, हमारे तो रिश्ते सभी से खराब होते जा रहे हैं। भैया नेपाल हमें लाल आंख दिखाने लगा है, और 3-3 जगहों को उसने हमारे देश के अपना बता दिया। उधर म्यांमार को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, किससे अच्छे रिश्ते हैं? पाकिस्तान तो रोग नेशन है ही, लेकिन ये बताइए कि किसके साथ अच्छे रिश्ते हैं? और चीन को तो आंख दिखाने वाली बात प्रधानमंत्री करते थे, झूठ कहते थे ना। मान लीजिए आप। अच्छा गोपाल जी, झूठ कहते थे कि पाकिस्तान की चीन गोपाल जी, आप तो ना चूंकि आंखें दिखानी चाहिए। एक अर्थशास्त्री भी हैं, अर्थ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये जो यात्रा हो रही है, ये जो एससीओ की बैठक है, इसमें यह कहा जा रहा है कि साहब भारत को बड़ा फायदा हो सकता है, 5 से 6 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है, उत्पादन लागत में कमी आ सकती है, टैरिफ के नुकसान की भरपाई हो सकती है, औद्योगिक विकास पर इस पर फर्क पड़ सकता है, सीधी उड़ानें और पर्यटन हो सकता है, सीमा पर शांति और स्थिरता आ सकती है, और सीमावर्ती इलाकों में विकास हो सकता है, क्योंकि जो नाथुला और लिपुलेक और शिपकीलॉप जैसे दर्रे हैं, जहां इनके माध्यम से सीमा व्यापार भी शुरू हो सकता है। आप मान सकते हैं कि जितना दिखाई दे रहा है उतनी आसानी से हो पाएगा? नहीं, देखिए, मैंने, संजय जी ने भी बताया और भी सब लोग कह रहे हैं कि चीन एकदम ऐसा नहीं है कि आज बात हो गई तो कल ही चीन के ऊपर विश्वास करके सारा व्यापार खुल जाएगा और शुरू हो जाएगा। ग्लोबल डिप्लोमेसी में यह स्पष्ट बात है, संजय जी ने भी कहा कि नोबडी इज परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी। आज हम लोग अमेरिका के साथ भी अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अमेरिका से बातचीत बंद कर दी। वहां पे अंतर्गत अमेरिका के अंदर भी जो ट्रंप साहब के जो स्टेप्स हैं उसके खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट, वहाँ के लोअर कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने उसके खिलाफ अपना फैसला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो जरूर जाएंगे, लेकिन आज जो एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। हमें ग्लोबल लेवल पे ट्रेड को अपने बढ़ाना है। केवल चीन के ऊपर डिपेंड कर गए या रशिया के ऊपर डिपेंड कर गए, ऐसा नहीं है। हम डिफेंस के लिए रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत कर रहे हैं। आज हमने कल ही योगी जी ने और राजनाथ जी ने ड्रोन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, नोएडा में मैं रहता हूँ, यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। हमने हमारे जो HAL है, तेजस बना रहे हैं, हमारे यहाँ पे मिसाइल बना रहे हैं। S-400 जो हमने रशिया से लिया, उसने हमारे डिफेंस को बहुत मजबूती से उसको सफल किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई आइसोलेटेड या कोई एक स्टेप है जिसके भरोसे कहीं हम चीन के भरोसे हैं या कोई हम रशिया के भरोसे हैं। हम गल्फ कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिलेशन कर रहे हैं, हम यूके के साथ भी कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका भी एक तरीके से जो हमारा जो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है उसके साथ भी रिलेशन अच्छे हो। तो ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ में हमें अपने हित में, अपने देश के हित में काम करना है। हमें टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल कंसेंसस बिल्ड कर दी है हम, लेकिन ये नहीं है कि हमारी टेररिस्ट की लड़ाई वर्ल्ड लड़ने लग जाएगा, यूनाइटेड नेशन लड़ने लग जाएगा। लड़ाई तो हमें ही लड़नी है।
अगर नक्सलवाद के खिलाफ हमें लड़ना है तो हम कह सकते हैं ग्लोबल कंसेंसस बिल्ड करें, लेकिन लड़ना हमें पड़ेगा। हमें पाकिस्तान के से साथ टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन को रोकना पड़ेगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, अपनी आर्मी को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ला रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो मैं यह जो चीज कहता है आइसोलेटेड एक स्टेप देख लो और उसी को पकड़ लो और उसी के ऊपर सारा डिपेंडेंट हो गए तो गड़बड़ है। हम किसी एक स्टेप पे डिपेंड नहीं कर रहे। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स को भी, हम क्वाड के भी मेंबर हैं, अगर एससीओ के मेंबर है तब तो क्वाड के भी मेंबर है, हम G20 के भी महत्वपूर्ण मेंबर हैं, हम G7 में भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, हम ग्लोबल लेवल पे सार्क में है, आरसेप में है, आसियान कंट्रीज में है, फिर उसके साथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ, तो वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के साथ काम करें। आज भारत एक तरीके से एक मजबूत ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन में अपने आप को प्लेस करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो वह केवल एक कंट्री या एक सेक्टर या एक आइसोलेटेड इशू के ऊपर नहीं बढ़ सकता। हमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी चाहिए, हमें मिलिट्री स्ट्रेंथ भी चाहिए, हमें डोमेस्टिक मार्केट भी प्रोटेक्ट करना है, हमें ट्रेड एंड ट्रेड को भी बढ़ावा देना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, किसानों को भी सुरक्षित देना है। तो ये इतना जब 360 डिग्रीज के मल्टीपल फैक्टर्स जब सामने आते हैं तो इसके लिए एक विजन के साथ, एक विल पावर के साथ, एक मजबूत दिशा के अंदर आगे बढ़ना है। भारत उस तरफ बढ़ रहा है और मुझे कोई शक नहीं है कि जो 2047 का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का रखा है और ये जो 25 वर्ष का अमृत काल का जो पीरियड रखा है उसके अंदर हम संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, अपने आप की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। जी संजय जी, ये जो तीन महाशक्तियां जुट रही हैं, एक साथ दिखाई दे रही हैं आपको। चीन को ट्रंप टैरिफ से लड़ने के लिए भारत की ज़रूरत है और चीन को ज़्यादा ज़रूरत है या भारत की ज़रूरत है, ये तो तमाम सारी बातों के बाद पता चलेगा कि किस देश को कितना फ़ायदा हो सकता है या नहीं होता है। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि चीन से जो आयात है हमारा वो 2017-18 में वो करीब 76.38 था और जो चीन को निर्यात होता है वो 13.33 बिलियन डॉलर है। अभी अगर 2024-25 की बात करें तो चीन को जो निर्यात हमारा होता है वो 14.25 बिलियन डॉलर है और 113.46 बिलियन डॉलर चीन से हम लोग आयात करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर बाजार खुल गए या व्यापारिक समझौता हुआ, क्योंकि अगर 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा चीन से हम आयात कर रहे हैं तो ये और एक बड़ी परेशानी हो सकती है। देखिएगा मनोज जी, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट। पूरे विश्व भर में एक माहौल चल रहा था इंटरडिपेंडेंसी का, सबके ऊपर हम मिल करके आगे चलेंगे, WTO है, ट्रेड एंड मतलब सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रॉस रोड पर है, तो ऐसे इसमें बहुत ज़रूरी है कि यस हम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चलता रहेगा, लेकिन आत्मनिर्भरता जो है वो उसको थोड़ा इम्पेटस देना बहुत ज़रूरी है। उसके मकसद मैं अपने डिफेंस की बात कर सकता हूँ। जिस प्रकार से हमने 2 डिफेंस कॉरिडोर्स खोले, एक साउथ में खोला, एक यूपी में खोला, उसका मकसद ही ये था कि हम लोग, और क्यों नहीं, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुदर्शन चक्र, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम जेट इंजन अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सुदर्शन चक्र के लिए 10 साल दिए। ये कार्रवाई जो है रातों रात नहीं होती है, कोई भी आपको नहीं अपनी संजय जो जी, टेक्नोलॉजी मेरा एक सवाल, संजय संजय जी मैं आपको रोकना चाहता हूं। मेरा एक सवाल ये है कि ट्रंप ने अभी चेतावनी दी है, चाइना पर टैरिफ लगाया नहीं है और भारत, रूस और चीन एक मंच पर आते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अमेरिका चाइना के फिर से गलवैयां डाल ले, ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिएगा,
नहीं कर सकता है अमेरिका। अमेरिका जानता है, निर्भर है, जो बिल्कुल जो सुजाता जी कह रही थी, 35% मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड चाइना के पास है। अगर चाइना के पास 35% वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको अमेरिका वापस लेना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने ही, निक्सन ने, किसिंजर ने, लगातार जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, चीन को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, सोचा कि मार्केट है, और उस मार्केट को यह सोच करके कि चीन उनका पिट्ठू बनेगा, पर चीन उनका पिट्ठू नहीं बना, चीन उनको आंख दिखा रहा है। तो उसके मद्देनजर आज अमेरिका को कैच 22 सिचुएशन में है अमेरिका। तो ये देखने के लिए कि जरूर इसमें कोई शक नहीं है कि एक दूसरे पर निर्भरता रहेगी। आप क्यों नहीं लगाते ये जो अपने मटेरियल्स है, जो मटेरियल्स है, रेयर अर्थ मटेरियल्स है, ये कहां से अमेरिका लेगा? चीन से ले रहा है। पूरा ई व्हीकल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? वहीं हो रहा है। कहां पे जो अपने सुपर कंडक्टर्स बन रहे हैं, माइक्रोचिप्स कहां बन रहे हैं? वहीं बन रहे हैं। तो ये जो अमेरिका को मालूम है, इसलिए ट्रंप भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं। वो क्यों कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि जो मैन्युफैक्चरिंग आज चीन के पास चला गया है, पूरे विश्व का चीन के पास चला गया है, वो वापस लेने की कोशिश करते हैं। अब अमेरिका में कितनी इच्छा शक्ति है, अमेरिकन कितना करने की काबिलियत रखते हैं, वो तो उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन उनका प्रयास है कि चीन से खींचा जाए। अब निर्भरता रातों रात बंद हो जाएगी क्या? फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर निर्भर है अमेरिका, हिंदुस्तान के ऊपर, क्या रातों रात बंद हो जाएगा क्या? आज अपना रूस ने कैंसर फ्री निकाली है दवा, रातों रात बंद हो जाएगी क्या? ऐसे नहीं होता है, बहुत वक्त लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट, वो दोबारा इस तरह की कार्रवाई ना हो। इसलिए हम जब तक आपके पास क्रेडिबल डेटरेंस नहीं होगा, जब तक कि आपके पास प्यूनिटिव डेटरेंस नहीं होगा, बाकी विश्व फिर धक्का मुक्की करेगा। अगर भारत आज चौथी आर्थिक स्थिति है और थर्ड पोजीशन पायदान पे जाने के लिए खड़ी है, तो हम लोगों को बहुत जरूरी है, वी हैव टू बी इकोनॉमिकली स्ट्रांग, वी हैव टू बी मिलिटरीली स्ट्रांग, वी हैव टू बी टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड, वी हैव टू बी हैविंग डिप्लोमेटिक टीथ। ये सब होने के लिए वक्त लगता है, कोई भी नहीं, सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास लगातार सालों से चलता आ रहा है, इसलिए आज इस मकाम पर आकर भारत पहुंचा है। पर यस, जरूर एक बहुत बड़ी बात है, इच्छा शक्ति जो है, वो इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है, वो शक्ति होना बहुत जरूरी है सुजाता जी। इसलिए धीरे धीरे करके क्यों देख रहे हैं? देखिए, इच्छा शक्ति तो इस देश की सर्वोपरि मानी जानी चाहिए थी, जो प्रधानमंत्री जी ने किया। क्यों? क्योंकि जब टैरिफ आया ना शब्द, तो उन्होंने शायद सोच लिया कि तारीफ हो रही है उनकी। और आज ये बात साफ है कि कहा जा रहा है कि कल ही विश्वास नहीं कर लिया जाएगा। अरे भाई, तो कल ही विश्वास नहीं कर लिया जाएगा तो जिन्होंने पिछली वाली भाजपा की सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को इतना बड़ा धोखा दिया था, उनके यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास करके पहुंच गए थे ना, वहां पर नवाज शरीफ की नातिन की शादी में क्यों गए थे? बिरयानी खाने और जो भी फिरनी विरनी खाने। हमारे पुराने दोस्त कौन है? हमारे पुराने दोस्त रशिया है। प्रधानमंत्री क्या कहते थे? मैं तो लोगों को पास लाता हूं, और हमारा जो नॉन अलाइंड जो फिलॉसफी है वो कहती है कि हम किसी के भी पास नहीं, हम अपने देश की सोचेंगे, इसलिए देश सबसे महान होता है। और प्रधानमंत्री जी ने वहीं पे गड़बड़ करी है, और इसी कारण से आज जब हम ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो हमें तो असेंबल इन इंडिया बना दिया। हाल के ऊपर तो यही भाजपा के प्रवक्ता बैठकर कितने अपशब्द बोलते थे कि हाल में कोई काम नहीं करता तो क्या करा जाए, डिसइन्वेस्टमेंट ना करा जाए तो क्या करा जाए। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा से कहते रहे, डीआरडीओ की हालत देखिए कि क्या करा गया। इस पर भी संजय जी कुछ ज्ञान देंगे हम सबको, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। लेकिन आज अस्पष्टता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो बता रहा है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो अगर $100 बिलियन का है, उसको कम करने की दिशा में ये कोई कदम अब तक नहीं उठा पाए हैं। और अब ये क्या करने जा रहे हैं? और भाजपा के प्रवक्ता क्या कह चुके हैं कि भाई हम कांग्रेस को जवाब नहीं देंगे। कांग्रेस इस देश का हिस्सा नहीं है, वो आपके विपक्ष में है, मगर वो इस देश का अगर हिस्सा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता की आवाज अगर सत्तासीन होता है तो सत्तासीन के साथ साथ विपक्ष भी जनता की आवाज उठाता है। लेकिन इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है और ये नहीं भूलना चाहिए, और इसके लिए कभी माफी नहीं मिलेगी कि कोविड के समय पे हाउडी ट्रंप करवाने का जो काम किया था मोदी जी, मानने को तैयार नहीं है सुजाता जी। देखिए, ये बातें जो करते हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अभी परसों एक फिगर आई थी कि फर्स्ट क्वार्टर इस साल की, उसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी 7.8% थी। ऑल एक्सपेक्टेशंस थी वो किसी की 6.5 और 6.25 से ज्यादा नहीं थी, तो उसको सबको तोड़ के 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट आई है।
अगर हम 6.5% से भी ग्रो करते तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे। अब 7.8% से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। ये फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे थे, 4.5% से नीचे ले आए हैं हम फिस्कल डेफिसिट। कुछ पता है आपको सुजाता जी? हमारा इन्फ्लेशन तीन पूछा है तो परसेंट के जवाब दे नीचे दीजिए। है। अमेरिका का 3.5% का इन्फ्लेशन है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन है। और याद करिए 1991 में सोना गिरवी रख के दिवालिया घोषित हो रहे थे आपके राज्य में, तब और हमारी वो सरकार नहीं हालत में आपने गिराई। पहुंचा दिया ओ था। हेलो, आज हमारा चंद्रशेखर जो की सरकार से पीवी HAL है, नरसिम्हा राव की सरकार आई हिंदुस्तान थी। झूठ एरोनॉटिक्स, बोलना बंद वो करे तेजस विमान विश्व भाजपाइयों। के कई देश, और 6 ये कंट्रीज को पीवी एक्सपोर्ट कर रहा नरसिम्हा है। राव की आज हमारी सरकार थी डिफेंस में जिसने एक देश समय को में बचाया 90% था हम उस डिफेंस वक्त। की यही अपनी तो झूठ रिक्वायरमेंट बताते इंपोर्ट हैं ये करते थे लोग। आपके मैं राज्य मुझे में। बताने दीजिए, आज हम मैंने सवाल पूछ लिया भाई 68% पिछले मुझसे। साल अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट भारत में प्रोड्यूस कर पाए। आज हम लोगों ने चिप टेक्नोलॉजी कहाँ पे, चंडीगढ़ में नेहरू जी के समय में चिप टेक्नोलॉजी की एक कंपनी खड़ी होने की फाइलों में पड़ी हुई थी कि चिप टेक्नोलॉजी बनाना चाहिए। 75 साल में आप लोगों ने चिप टेक्नोलॉजी की एक कंपनी नहीं खड़ी कर पाए। अब भारत कई जी कंपनी चिप टेक्नोलॉजी में आ गए। टेम्पर्ड ग्लास, मोबाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, 80% ऑफ वैक्सीनेशन पता नहीं कुछ हम आपको करेक्ट वर्ल्ड करना की चाहती हैं सुजाता जी भारत गोपाल जी। एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए, ये तो बता दीजिए कि ये आज क्या देश आप कितने कर्जे में अर्थव्यवस्था डूबा है कुछ ये समझते नहीं बता नहीं, रहे हैं। आप पॉलिटिक्स समझते नहीं, आप केवल 80.4% हमारी आप तो कह रहे थे जीडीपी डेड का इकोनॉमी है भारत की। जब ट्रंप ने कहा कि ये भारत डेड इकोनॉमी है, तो आप उछल उछल के कहने लगे कि भारत तो डेड इकोनॉमी है। ये 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट से कोई डेड इकोनॉमी होता है? पता है आपको डेड इकोनॉमी किसको कहते हैं? डेड इकोनॉमी होती है जिसमें ग्रोथ नहीं होती। देखिए मनोज आज जी, जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जीडीपी की बात करते हैं सरकार तो ईयर बाय ईयर लगभग आप 44 लाख करोड़ का बिना किसी भ्रष्टाचार के लोगों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में पैसा पहुंचाने के लिए तैयार है। और आपके राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपए की सरकारी योजना का लाभ अगर 15 पैसे पहुंच जाए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। 15% नहीं पहुंचा पा रहे थे, अब 100% उनके क्लिक ऑफ बटन पे जनता के खाते में चला जा रहा है। तो कुछ तो सोच के बोलिए। देश की प्रगति, और अगर आपको और ये बात सच है जो कि देश जो है प्रधानमंत्री मोदी से वो चिढ़े बहुत तो कम से तेजी कम से देश से तो प्यार कर्जे करिए, में डूब रहा देश है। अर्थव्यवस्था से तो प्यार करिए, 55 देश के लोगों से तो भाई, प्यार करिए, देश कुछ तो करिए। 55 क्या सुन करते लीजिए। हैं आप? अर्थव्यवस्था को अगर- समझ नहीं रहे, अरे आप डिफेंस भैया, को समझ नहीं रहे, आप नहीं, संप्रभुता आप को कुछ नहीं समझ नहीं रहे, है, आप जवाब राष्ट्र नहीं के देना चाह रहे। हित को मेरे नहीं बात का समझ जवाब रहे, दे दीजिए ना और कि केवल देश के विघटनकारी ऊपर हमारे इतना इंस्टीट्यूशन को कर्जा गालियां क्यों दे है? दो, हमारे देश को गालियां दे दो, $3.8 विदेश में जाके कुछ भी कहते कहां से आया रहो, यही है? सब करते हैं। आपने ये जो क्या कर रहे पैसा हैं? दिया है अगले आप 50 किसके लिए काम कर रहे हैं? साल पाकिस्तान के आने लिए वाली कर रहे हैं, चीन पीढ़ियां, के आने लिए कर वाली रहे हैं, किसके लिए सरकारें काम इसको कर रहे कैसे हैं? चुकता एक तरफ करेगी? कहते हो आप कि अगर आपने अमेरिका कर्जा से हमारे लिया है तो चीन उसको के ऊपर चुकता विश्वास करने मत का करो, काम भी दूसरी आपका तरफ है। कहते हो कि अमेरिका नहीं सुन रहा। और अरे ये झूठ आपको इसलिए बता ग्लोबल रहे लेवल हैं पे क्योंकि बैलेंस हम करना असेंबल पड़ेगा, इन चीजों इंडिया को बने, बैलेंस हम करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर इन इंडिया नहीं बने, हम आत्मनिर्भर नहीं बने। और ये बात का जवाब दीजिए, फिर से मैं पूछ रही हूँ आपसे कि हमारे ऊपर जो $3.8 ट्रिलियन का डेट है, कर्जा है देश का, देश के ऊपर, उसको कैसे हमारे चुकाया जाएगा? देश की डेट टू क्योंकि ये जीडीपी आप रेशियो लोगों ने लिया है, 58% है। अमेरिका की डेट टू जीडीपी रेशियो पता है आपको? 90% की जीडीपी झूठ नहीं, डेट टू जीडीपी रेशियो है। देश ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आर्थिक रूप में प्रगति की है मोदी जी के नेतृत्व में। देश आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने के रास्ते पे तेजी से अग्रसर है, और डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, एनर्जी सिक्योरिटी में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, फिनटेक में आज 50% ग्लोबल जो सेंटर है, कैपेसिटी सेंटर जीसीसी, भारत में आज एक रिपोर्ट आई है 50% ग्लोबल जीसीसी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स भारत में बन रहे हैं। भारत विश्व के पहले नंबर पे स्थान पे आ गया है
चॉइस ऑफ जीसीसी कुछ भी सेंटर्स बोले के जा रहे लिए। हैं, पढ़ के तो बोल रहे हैं आप भाई। कुछ तो समझ के बोलिए, डाटा कुछ तो देखिए, नहीं कुछ नहीं, तो बोलिए। डेटा से ही पूछ रही हूँ। आप मुझे क्लियर बताइए कि हमारे ऊपर 3.8 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा है देश के ऊपर, ये आपकी वजह से बढ़ा है, कितने गुना बढ़ गया, ये कैसे चुकता किया जाएगा, ये समझाइए ना। ये बता दीजिए बताइए। गोपाल जी। बिलियन अच्छा, डॉलर बता का रहे हैं, एक बार रिजर्व सुन है लेते, बता दीजिए। हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत कम है, हमारा इन्फ्लेशन कम है, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ भी रेट बोल इतना रहे हैं। तेज है, फिर भी आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या नहीं, करूं? आप किसी क्या आर्थिक बता रहे हैं? जानकार को आप बिठाएंगे कहाँ से तो फिर डेटा भी लाते बात हैं? कर सकते हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम, मनोज जी, पर कैपिटा अरे इनकम आप ये कहाँ से बताते हैं? आप इनको ये नहीं डेटा पता को कि मानते देश हो में कि लोग जो कितने राहुल हैं। गांधी ने पढ़ा के और भेज दिया वही आपके लिए जरा तमीज से बात करना, तमीज से बात करना। राहुल गांधी की बात अरे नहीं तो हो रही है, फिर राहुल सवाल का गांधी जी जवाब ने नहीं आपको होता पढ़ा है। दिया कि डेड नहीं नहीं, इकोनॉमी है सवाल का जी, जवाब इसमें नहीं तमीज है की क्या तो बात है? राहुल गांधी से 7.8% की पूछना। आप जीडीपी बताइए, ग्रोथ मोदी जी रेट को को आप पता मान है, नहीं रहे, मोदी जी ने आप फॉरेन देश की एक्सचेंज रिजर्व्स इकोनॉमी को मान नहीं पे रहे, कुछ आप फिस्कल लोगों डेफिसिट को के एक्सेप्ट ऊपर नहीं कर रहे, केंद्रित कर आप दिया हमारे है। जो और जिन लोगों के ऊपर केंद्रित मैन्युफैक्चरिंग किया है सेक्टर वो के, उनके डिफेंस मित्र के, है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के देश के ग्रोथ को ऊपर ये एक्सेप्ट नहीं भार कर रहे, क्यों है? तो फिर कर कर दे क्या रहे हैं? क्या आप करना कह रहे चाहते हैं? हैं क्या कि कहना डेफिसिट चाहते हैं? कम है। आपके आप जो हिसाब से बता इंडिया रहे इज ए हैं डेड वो इकोनॉमी? सत्य से परे है, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे ये डेटा नहीं है। आप मुझे बताइए ना, आप तो पर कैपिटा इनकम बता देते लोगों की, आपके पास सेंसस का डेटा नहीं है। अरे पर सेंसस आपने कैपिटा करवाया इनकम नहीं। कई गुना आप बढ़ चुकी है, बताइए जिसमें कि आपने डेटा 2,500 कहाँ से आया रुपए आपको? का जो ये था क्या पर बता कैपिटा रहे हैं इनकम आप? कई और गुना आप बढ़ गई है, कंपेयर फिगर तो करना देखिए। चाहते हैं देश की आप बड़ी देखिए, आज इकोनॉमी हमने से। नहीं 27 बताइए करोड़ लोगों कि को हमारे एक्सट्रीम ऊपर जो पॉवर्टी से कर्जा ऊपर है निकाला है वो पिछले कैसे 5-6 चुकता साल होगा, में। उसका इसका टाइम मतलब वो फ्रेम 27 बताइए। करोड़ कब गरीबी की तक, रेखा के कब तक एक्सट्रीम और पॉवर्टी के नीचे कैसे थे आपके चुकता सत्ता के किया टाइम पे। जाएगा, ये उन नहीं लोगों बता को रहे गरीबी भाई। की रेखा से देख नीचे लीजिए, कुछ भी निकाला बोल है, रहे हैं, एक्सट्रीम नहीं बता पॉवर्टी रहे। की रेखा के ऊपर किया है। 5 करोड़ 320.782 प्रधानमंत्री ट्रिलियन आवास योजना रुपीस। दिए हैं आपने। सुनिए, 34 लाख पिछले 60 साल में 34 लाख इंदिरा गांधी आवास योजना के अंतर्गत भी मकान ज्यादा दिए थे। कर्जा है हम हमारे लोग ऊपर। उसको कितने 5 जीरो है करोड़ इसमें बता लोगों दीजिए। को बड़ा प्रधानमंत्री जीरो आवास बोलने का योजना के शौक है अंदर ना, छत बताइए। दे चुके हैं। नहीं बता रहे, हमने किसको दिया घर? आयुष्मान किसको दिया भारत के घर? अंदर कहाँ है 5 वो लाख घर? रुपए का अरे हेल्थ इंश्योरेंस, पहाड़ तो तोड़ 50 डाले करोड़ आपने, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस और मिल रहा है, पूरा भ्रष्टाचार किसानों को में डूबा हुआ है किसान भाजपा। सम्मान निधि मिल और रही आप है, कह रहे उज्ज्वला इसको योजना मुफ्त। में इसका गैस मतलब कनेक्शन है मिल रहा कि है, आप लोगों को 12-13 करोड़ आत्मनिर्भर लोगों नहीं को बना रहे, शौचालय बन गए, आप उन्हें नौकरियां नहीं ओपन दे रहे। डेफिकेशन फ्री जितनी देश बन गया नियुक्तियां है। हैं वो हो और नहीं क्या रही चाहिए है, आपको? पद रिक्त है, रिक्त आप पड़े जिस हैं। तरह से आप उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इसलिए तो नहीं कहते कर थे रहे कि क्योंकि सीमा आप के पास वो सड़क पद मत बनाओ, भरना चीन घुस नहीं जाएगा, चाहते। अरे भाई, दुश्मन आप ये घुस जाएगा। बताइए ना आज कि हमने देश 16 में हाईवे कितनी सीमा के नियुक्तियां किनारे